Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे हो। दोस्तों, आज एनटीपीसी का सेट नंबर 30 लेकर आया हूँ। इससे पहले सेट 29 तक हो चुका है। जो लोग अभी तक सेट 29 को नहीं देखे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद जाए और सेट 29 को अवश्य देखें, क्योंकि उसमें जो फैक्ट्स आप लोग को दिया गया है, जो भी क्वेश्चंस कराया गया है, वो आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आपको क्या करना है, उस वीडियो को जाकर देखना है। और एक बात, हम लोग की टीम के द्वारा एनटीपीसी का यहाँ सेट चलाया जा रहा है, और वो एनटीपीसी का सेट है आपका प्रीवियस ईयर का। और जैसा कि आप लोग को पता है कि जो भी एग्ज़ाम्स होता है उसमें 50% जो मतलब 50 या 40 to 50% जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर के अनुसार ही होते हैं, या प्रीवियस से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा गया वही इस साल भी पूछे जाते हैं। तो अगर जो आप प्रीवियस से क्वेश्चंस बना लोगे, अगर जो प्रीवियस से क्वेश्चन आप पढ़ लोगे अच्छी तरीके से, तो आपको पैटर्न अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि फिर आपको जो भी परीक्षा आने वाली होंगी उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत होगा। तो यही सब बातों को सोचते हुए हमारी टीम के द्वारा एनटीपीसी का आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है। मतलब आपका सीरीज, मतलब आपका ये वीडियो का लेक्चर स्टार्ट किया गया, जिसमें आपका जीके जीएस से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सबको डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद से ये यहाँ पे लेक्चर हो रहा है, और आपको हर दिन 12 बजे दोपहर में हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो अगर जो आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हो तो वहाँ 12 बजे दिन में हर दिन टेस्ट होता है, और वो भी एनटीपीसी से रिलेटेड। ठीक है, तो जो भी भाई बंधु चाहते हैं कि मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं, या फिर कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहा है सब कुछ देखने के लिए, वो टेलीग्राम से बस जुड़ जाएं। और जितने भी मैं वीडियो कराया हूं प्रीवियस और अभी जो करा रहा हूं, वो सारे को देख लीजिए। ठीक है, तो जो भी अभी आप लोग का मौज मस्ती का दिन था, अब तो आई थिंक वो ख़त्म हुआ है। अब हम लोग को पूरा डिवोटेड होकर पढ़ना है, क्योंकि अब पढ़ोगे तब जाके जो भी आने वाली परीक्षा, पहले तो बहुत सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया था, लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना का प्रभाव थोड़ा कम रहा है अपने देश में, तो उस तरीके से हमारे सारे एग्ज़ाम्स स्टार्ट मतलब किया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग का भी पढ़ाई उसी तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि जो भी आने वाला एग्ज़ाम है उसमें अच्छा कर सके। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मेरा एक बार आपसे मैं कुछ फॉर्मेलिटी कर लेता हूँ। जो लोग हमारे चैनल से अभी नए जुड़े हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को टैप कर ले। ठीक है, और उसके बाद ऑल जो बटन है ना, ऑल लिखा रहता है, उस पर टैप कर ले। उससे क्या होगा, जो भी हमारे साइड से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा। ठीक है, तो ये आज का सेट नंबर 30 है, जो कि एनटीपीसी के सीबीटी स्टेज का क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला प्रश्न है, सेंट पीटर्स स्क्वायर निम्नलिखित स्थानों में कहाँ स्थित है? सेंट पीटर स्क्वायर, तो ये आपका वेटिकन सिटी में सेंट पीटर स्क्वायर है। अब ये सेंट पीटर स्क्वायर, इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। तो सेंट पीटर स्क्वायर एक विशाल चौक है, ठीक है, जो इटली में रोम के तटवर्ती क्षेत्र पेपल इनक्लेव वेटिकन सिटी में प्रत्यक्ष सेंट पीटर्स वासिलिका के सामने स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण जियान लोरेंजो वर्निन द्वारा 1656 से 1667 में पोप अलेक्जेंडर 7 के द्वारा, ठीक है, मतलब 7 के लिए किया गया था। ठीक है, इसकी कल्पना एक विशाल गिरजाघर के सदृश की गई थी, लेकिन इसका निर्माण इसलिए किया गया था ताकि अधिक से अधिक लोग पोप के आशीष देते हुए देख सके। तो ये किसके द्वारा निर्माण किया गया? जियान लोरेंजो के द्वारा। ठीक है, जियान लोरेंजो बर्निन। अब कब किया गया था? 1656 से 1667 के बीच में। और ये किनके लिए किया गया था? तो ये पोप अलेक्जेंडर 7 के लिए किया गया था। तो ये आपका सेंट पीटर स्क्वायर है, जो कि आपका वेटिकन सिटी में स्थित है। ठीक है, तो ये आज का हमारा पहला प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जर्मेनियम का प्रयोग समानता में किया जाता है। तो जो जर्मेनिया आपका ये आपका धातु है, वस्तु है, वो किस चीज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है? तो इसको अर्धचालक के रूप में यूज़ करते हैं। जर्मेनिया और सिलिकॉन ये सामान्यतः अर्धचालक वस्तुओं के निर्माण में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला तत्व है। ठीक है, जर्मेनिया धातु का प्रयोग अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर और कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में किया जाता है। ठीक है,
ऐतिहासिक रूप से सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक का पहला दशक पूर्णतः जर्मेनियम पर आधारित ही था। ठीक है, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों को यूज अर्धचालक के रूप में किया जाता है। तो ये हमारा आज का सेकंड प्रश्न था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल एक अखाद्य फसल है? अखाद्य फसल या गैर खाद्य फसल, ये दोनों एक ही नाम है। तो जो औद्योगिक फसल होते हैं ना, उसी को गैर खाद्य फसल या अखाद्य फसल कहा जाता है। इसके अंतर्गत उपभोग के लिए खाद्य वस्तु का उत्पादन करने के बजाय विनिर्माण के लिए वस्तु का उत्पादन करने हेतु फसलों को बोया जाता है। तो जो अखाद्य फसल है वो रेशा फसल को अखाद्य फसल कहते हैं। ठीक ना। तो अब रेशा फसल में कौन कौन से आते हैं? तो कुछ प्रसिद्ध रेशा फसलों में से नारियल जटा, कपास, फ्लैक्स हो गया, सन हो गया। तो ये सब जो है आपका रेशा फसल का एग्जाम्पल है। ठीक ना। तो यह एक अखाद्य फसल है। जो रेशा फसल है वो एक अखाद्य फसल या गैर खाद्य फसल या औद्योगिक फसल के रूप में जाना जाता है। तो ये आज का हमारा तीसरा प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, सामान्यतः पदार्थ की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था को शामिल किया जाता है। तो जो आपका भौतिक वर्गीकरण में अवस्था होता है उसमें क्या शामिल किया जाता है? तो भौतिक विज्ञान में पदार्थ की अवस्था के विभिन्न रूप में से एक है जिस पदार्थ का ग्रहण करता है। दैनिक जीवन में पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती है। ठीक है, जिसमें आपका हो गया ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। ठीक ना। अब कोलाइडल अवस्था को पदार्थ अवस्था नहीं माना जाता है। ठीक ना। तो जो आपका कोलाइडल अवस्था है वो आपका ये भौतिक वर्गीकरण में इसे शामिल नहीं किया गया है। ठीक ना। बाकी ठोस हो गया, गैस हो गया, द्रव और एक प्लाज्मा, ये 4 जो है आपका, ये आपका क्या है? दैनिक जीवन में पदार्थ की 4 अवस्थाएं हैं। ठीक ना। कोलाइडल अवस्था को पदार्थ की अवस्था नहीं माना जाता है। यह प्रकीर्णन समूह का एक प्रकार है, अर्थात यह वह अवस्था है जिसमें वह अधिकांश मामलों में छोटे अवलेय प्रकीर्णन कणों के साथ द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये कोलाइडल जो है वो सामान्यतः पदार्थ की अवस्था में, भौतिक वर्गीकरण की अवस्था में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा 4th क्वेश्चन था। यहाँ पे नहीं छूट गया है तो वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित नहीं किया गया। इसमें 4 नाम दिया गया है। उसमें कौन ऐसा है जो आपका यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में घोषित नहीं किया गया है? तो ये आपका मेथरेन हिल रेलवे है जिसे आपका विश्व विरासत स्थल में घोषित नहीं किया गया। मतलब इसको मिलाने का बात हो रहा है लेकिन अभी तक इसका मतलब विचाराधीन है, मतलब इसका अभी बात चल ही रहा है। आपका जो ये दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है, ये दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है, इसको 1999 में, मतलब 1919 में, ठीक है, आपको दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को आपका यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। आपका जो नीलगिरी पर्वत है उसको 2005 में शामिल किया। ठीक है, और उसके बाद जो ये कालका शिमला है उसको 2008 में शामिल किया गया। ठीक है ना। आपका जो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है उसको 1999 में किया गया। ये नीलगिरी पर्वतीय रेलवे है जिसको 2005 में किया गया, और कालका शिमला रेलवे लाइन है जिसको 2008 में किया गया। ठीक है, लेकिन जो मेथरेन हिल रेलवे है इसको मतलब शामिल करने का बात हो रहा है लेकिन अभी तक ये शामिल नहीं किया गया है। ठीक ना। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और इसके भूलक्षणों तथा निवासियों के अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो उसे भूगोलवेता कहा जाता है, जो कि पृथ्वी और इसके भूलक्षणों तथा जो पृथ्वी पर रहने वाले निवासियों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहता है? भूगोलवेता। तो जो आपको भूगोल, भूलक्षणों, निवासियों और पृथ्वी के अद्भुत घटनाओं का अध्ययन करने में प्रतिसमर्पित एक वैज्ञानिक क्षेत्र है। इसमें उन सभी विषयों को सम्मिलित किया जाता है जो पृथ्वी और इसके निवासियों की व्याख्या करते हुए प्राकृतिक जटिलताओं के अंतर्गत न केवल विद्यमान वस्तुओं बल्कि उनके परिवर्तित होने वाले अस्तित्व में आने की व्याख्या करता है। तो वो आपको जो इसका अध्ययन करता है उसे भूगोलवेता कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगोलवेता। जो ये इसका अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं भूगोल भू लक्षण, मतलब भूगोल भू। ठीक है, भूगोल भू, आप जो इसका अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं भूगोल भू, और जो आपका अध्ययन करता है उसको भूगोलवेता। ये सब्जेक्ट है, भूगोल भू जो है वो आपका सब्जेक्ट है, लेकिन जो आपका भूगोलवेता है उसका अध्ययन करने वाला इंसान को बोलते हैं। तो ये हमारा आज का 6ठा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय निवासी थे। ये जो लाला लाजपत राय थे वो कहाँ के निवासी थे? ठीक ना। तो ये आपके पंजाब के निवासी कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक ना। और यह एक पंजाबी लेखक और राजनीतिक थे जिन्होंने मुख्यतः भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता के रूप में याद किया जाता है, और वह पंजाब केसरी यानी पंजाब के शेर के नाम से जाने जाते थे। ठीक ना। एवं वह लाल बाल पाल त्रिसंगठन के भाग थे। लाल, बाल और पाल। ठीक है, तो लाल बाल पाल, लाल मतलब हो गया लाला लाजपत राय, बाल मतलब हो गया बाला गंगाधर तिलक। ठीक है, और पाल मतलब हो गया बिपिन चंद्र पाल। ठीक है,
तो लाल बाल पाल, मतलब लाल मतलब लाल लाजपत राय, और बाल मतलब आपका कौन हो गया, बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो ये आपके त्रिसंगठन था जिसमें आपके ये भी एक हिस्सा थे, लाल लाजपत राय, ये आपका त्रिसंगठन लाल बाल पाल के हिस्सा थे। तो ये आपका लाल लाजपत राय के बारे में हो गया, जो कि आपके ये पंजाब के निवासी थे। और मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? काफ़ी शानदार प्रश्न है, और ये 1905 में आपका भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम पारित किया गया था, ठीक ना। और इसके परिणाम स्वरूप रेलवे बोर्ड का निर्माण हुआ था, जिसे केंद्र सरकार की शक्तियों और कार्यक्षेत्र के अधीन रखा गया था। और रेलवे के परिचालन के लिए समान नियमों को बनाने हेतु केंद्र सरकार को अधिकृत किया गया था। रेलवे बोर्ड में सरकारी रेलवे अधिकारी के रूप में एक चेयरमैन, इंग्लैंड के रेलवे मैनेजर और रेलवे कंपनी के एजेंट को शामिल किया गया था। तो ये आपका 905 में आपका रेलवे बोर्ड अधिनियम को पारित किया गया था, और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रखा गया था। तो ये हमारा आज का 8वां प्रश्न था। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड का उदाहरण है। तो एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, ठीक है। एमएस वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, ठीक ना, जो कि आपका एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत एप्लीकेशंस के सॉफ्टवेयर सेट में शामिल किया जाता है, ठीक ना। यूजर का कोई कार्य जैसे आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, तो ये आपका एमएस वर्ड के थ्रू होता है, ठीक है। तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा? आपका एमएस वर्ड। जो लोग भी कंप्यूटर को यूज़ करते होंगे, लैपी या फिर आपका एमएस धोनी लिखा रहा है वो, गॉड, एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस वर्ड, ठीक है। धोनी का इस तरह कहर है कि मतलब एमएस लिखा है तो धोनी ही लिखाना है, तो यहाँ पे धोनी नहीं लिखना है, एमएस वर्ड लिखना है। तो एमएस वर्ड आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, ठीक ना। तो जो लोग भी कंप्यूटर यूज़ करते हो वो लोग इस एप्लीकेशन से अवगत होंगे, मतलब होंगे ही, क्योंकि जो भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं या फिर कुछ भी लिखते हैं तो आपका ये एमएस वर्ड में लिखते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा आज का 9वां प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का एक गुणधर्म नहीं है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मिश्रण का जो गुणधर्म नहीं है, तो यह इसकी जो आपका जो मिश्रण होता है उसका जो संरचना होता है वो निश्चित नहीं होता है। अब मिश्रण ही है तो हमको एक लिमिटेड वे में कहाँ मिश्रण करना है? कुछ चीज़ ज़्यादा मिश्रण कर सकते हैं, कुछ चीज़ कम मिश्रण कर सकते हैं। अब हमको करना है आपका ईटा पत्थर और बालू का मिश्रण करना है, तो क्या है कि 5 ग्राम आपका कर देंगे मतलब बालू, और 10 ग्राम ईटा, और कुछ कर देंगे पत्थर। ऐसे थोड़ा ना होता है। मिश्रण मतलब मिश्रण होता है, चाहे हम कितना भी रूप में मिला दें। मिश्रण मतलब मिक्सचर। 2 चीज़ 3 चीज़ मिल गया तो वो मिक्सचर ही, 2 ही चीज़ मिल गया तो वो मिक्सचर हो गया, ठीक है। तो मिश्रण किसी भी अनुपात में 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को मिलाकर बना एक पदार्थ होता है, जिसके यौगिकों को साधारण यांत्रिकी साधनों द्वारा पृथक किया जा सकता है, ठीक है। यह सजातीय और विजातीय हो सकता है। सजातीय मिश्रण जैसे शर्करा विलयन की संरचना और अपने द्रव्यमान तक एक समान होती है, ठीक है। और विजातीय मिश्रण जैसे साधारण नमक और रेत के मिश्रण की संरचना अपने द्रव्यमान और पूर्णता एक समान नहीं होती है, ठीक है। तो इसका जो मिश्रण के घटक गुणधर्मों को बनाए रखते हैं, बिल्कुल बात है। भौतिक विधि द्वारा इसके पृथक किया जा सकता है, ये भी सही बात है। इसका निर्माण 2 या 2 से अधिक घटकों या यौगिकों द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है। 2 आपका यौगिक या आपका तत्व मिलता है तो आपका मिश्रण बनता है, ठीक ना। तो ये हमारा आज का 10वां प्रश्न था, जो कि आपके मिश्रण के गुणधर्म के बारे में था, जो कि इसकी संरचना निश्चित नहीं होती है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा है। तो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो आपको लाइक करना है, और लाइक आप करोगे तो हम लोग काफ़ी मोटिवेट होंगे, ठीक है। और मोटिवेट होंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी कंटेंट, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे जो टीम के मेंबर के द्वारा काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा है, और आप लोग के लिए काफ़ी अच्छी जो भी एग्जाम रिलेटेड फैक्ट्स है और कंटेंट है वो दी जा रही है। तो बस आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए और हम लोग को मोटिवेट करते रहिए। और जो भी लोग नए आपके फ्रेंड हैं, फैमिलीज़ हैं, तो उन्हें शेयर करते रहिए, ताकि वो लोग भी हमारे टीम से जुड़ सके और उन लोगों का भी फायदा हो सके जिस तरीके से आपका फायदा हो रहा है। चलिए अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापना किस वर्ष की गई थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राज्य पुनर्गठन आयोग, तो राज्य पुनर्गठन आयोग को आपका 1953 में आपका इसका इस्टेब्लिशमेंट, इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। तो यह एक स्वायत्ता निकाय था जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा राज्य की सीमाओं के पुनर्गठन के लिए अनुशंसा करने हेतु वर्ष 1953 में, कब हुआ था? 1953 में की गई थी, ठीक है। इस आयोग के सदस्यों में फजल अली, के.एम. पन्नीकर और एच.एन. कुंजरू, कौन आपका जो सदस्य में थे, आपका फजल अली थे, के.एम. पन्नीकर हो गए और एच.एन. कुंजरू शामिल थे, ठीक है। इस आयोग की कुछ सिफारिश को राज्य के पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया था, ठीक है। 1956 में लागू किया गया था, लेकिन इसका स्थापना 1953 में
किया गया था। इसका 3 नाम है, तीनों नाम को आप लोग को बिल्कुल याद रखना चाहिए। जो इसका सदस्य थे, फजल अली हो गए, के.एम. पन्नीकर हो गए और एच.एन. कुंजरू। तो ये हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित था, जो कि आपका 1953 में इसका स्थापना किया गया था। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काफी शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल कल्याण योजना नहीं है? तो ये स्वयं सीधा जो है वो आपका एक बाल कल्याण योजना नहीं है। बाकी आपका शिक्षा का अधिकार बिल्कुल है, बाल मतलब कल्याण का योजना है। अशक्त व्यक्तियों के लिए गौण स्तर पर निरंतर शिक्षा ये भी है। और सब शिक्षा अभियान, यानी जो भी बच्चों लोग का उसको मतलब सभी लोगों को शिक्षा देने का अभियान स्टार्ट किया गया। तो ये जो स्वयं सीधा जो है वो ये एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, ठीक है। मतलब महिला को एकीकृत करने के लिए और उसे इंपावर करने के लिए यह एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और भारत सरकार द्वारा ये 2001 में, कब किया गया था? 2001 में ये स्टार्ट की गई, ठीक है। महिला समृद्धि योजना का विलय करते हुए तथा इंदिरा महिला योजना को नया रूप में देते हुए इस योजना को आरंभ किया गया था, ठीक ना। और इस योजना का उद्देश्य भारतीय महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से समर्थ बनाना, जिसमें वे मान मर्यादा और आत्मनिर्भर के साथ जीवन यापन कर सके। तो ये स्वयं सिद्धा योजना था, जो कि आपको महिलाओं को इंपावर करने के लिए ये योजना स्टार्ट किया था, ना कि बाल कल्याण योजना था, ठीक ना। तो अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग में नहीं किया जाता है। तो ये मिक्सर और ग्राइंडर में आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग नहीं किया जाता है। हालांकि रेफ्रिजरेटर में भी अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज नहीं होकर आपका HFC यूज हो रहा है, ठीक है। HFC का यूज हो रहा है। मैं इस प्रश्न को पहले डिस्कस करा चुका हूं कि आपका जो रेफ्रिजरेटर, जो अभी आपका जो नया अपग्रेड रेफ्रिजरेटर आ रहा है, जो भी आपका फ्रिज आ रहा है, उसमें HFC का यूज हो रहा है। हालांकि जो इसमें इस ऑप्शन के अनुसार है, उस ऑप्शन के अनुसार आपको रेफ्रिजरेटर में आपको कंसीडर करना कि CFC होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका मिक्सर और ग्राइंडर होता है उसमें आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होता है। चलिए आप लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है वो देख लीजिए। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अविषाक्त और ज्वलनशील रसायन है, जिसमें कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन के परमाणु अंतर्विष्ट होते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग एयरसोल स्प्रे के निर्माण में, झाग और पैकिंग सामग्री के लिए, ब्लोइंग एजेंट के रूप में, और विलायकों और वायु के वातानुकूलन यानी एयर कंडीशनिंग और प्रशीतक के रूप में किया जाता है, ठीक है। CFC ग्रीन हाउस गैस है तथा ओजोन परत के छीन करने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उससे क्या होगा, आपका ओजोन परत का काफी प्रभावित होगा और ओजोन परत में छेद होने का संभावना होता है, ठीक ना। तो ये जो आपका पैक करने वाली वस्तुएं हैं उसमें भी CFC का यूज होता है, एयर कंडीशनर है उसमें भी होता है, और रेफ्रिजरेटर में भी पहले होता था, ठीक है। लेकिन जो मिक्सर और ग्राइंडर है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बिल्कुल यूज नहीं होता है। चलिए तो अब हम लोग मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की राजकीय पशु हाथी नहीं है? तो जो असम है ना, वहाँ का जो राजकीय पशु है वो हाथी नहीं है। जबकि कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, झारखंड हो गया और एक उड़ीसा, ये कौन हो गया? उड़ीसा। ये इन शहरों का, इन राज्यों का मतलब जो आपका राजकीय पशु है वो आपका हाथी है। लेकिन जो असम है वहाँ का हाथी नहीं होगा, क्या है आपका, आप लोग जानते होंगे जैसे कि मतलब जो काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य है वहाँ पर गैंडा होता है। तो मतलब इसलिए असम का जो राजकीय पशु है वो गैंडा है। अगला प्रश्न है, नासा के मानव रहित अंतरिक्ष यान जूनो ने किसकी परिक्रमा करते हुए अपने मिशन पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया था? तो ये मतलब आपका उस समय किया था जब 2015 में एग्जाम हुआ था ना आपका, मतलब 2016 में जब ये एग्जाम हुआ था ना, तो ये 2015 के समय आपको ये क्वेश्चन लाइमलाइट में था। चलिए तो ये जान लीजिए, जो जूनो आपका अंतरिक्ष यान मानव रहित आपका जो नासा के द्वारा आपका भेजा गया था वो किसका मतलब आपका परिक्रमा किया था? तो ये बृहस्पति ग्रह को परिक्रमा करने वाला जूनो नासा का एक अंतरिक्ष अन्वेषक यान है, ठीक है। इस यान को 5 अगस्त 2011 5 अगस्त इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो 2011 है वो इंपॉर्टेंट है। 2011 को केप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया था, ठीक ना। जूनो 5 जुलाई 2016 को बृहस्पति के ध्रुवीय कक्ष में प्रवेश किया और ग्रह को 20 महीने का वैज्ञानिक अन्वेषण संबंधी कार्य को आरंभ किया, जिससे जूनो बृहस्पति के वायुमंडल में स्वतः ही परिक्रमा रहित हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका हो गया होगा, ठीक है। तो ये आपका था 15वां प्रश्न, जो कि आपका जूनो के बारे में था, जो कि आपका बृहस्पति के परिक्रमा करने के लिए गया था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, संस्कृत वाक्यांश सत्यमेव जयते का स्रोत में निहित है। जो आपका सत्यमेव जयते है वो संस्कृत वाक्यांश के कहाँ निहित है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और आप लोग अगर जो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप लोग सबको आंसर पता होगा। तो ये जो आपका जो सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद में इसे शामिल किया गया है। कहाँ किया गया? मुंडको उपनिषद से इसे लिया गया था, ठीक है। सत्यमेव जयते एक मंत्र है जिसे भारत के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ मुंडको उपनिषद से ग्रहण किया गया था, ठीक ना।
भारत के स्वतंत्र होने पर इस मंत्र को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अंगीकरण किया गया। ठीक है, यह राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिपि के उत्कीर्ण है। ठीक है, जो आपका राष्ट्रीय चिन्ह होता है ना, उसके नीचे लिपि के रूप में लिखा जाता है कि आपका सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है, और ये मुंडकोपनिषद से लिया गया था। यह एक संस्कृत वाक्य है। अब मूव करते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक सर्वभक्षी नहीं है? सर्वभक्षी नहीं है, यहाँ पे नहीं छूट गया है, आप लोग नहीं जोड़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सर्वभक्षी नहीं है? तो ये सांप जो है वो सर्वभक्षी नहीं है। सर्वभक्षी मतलब क्या होता है? जो जंतु भी खाता है और आपका पौधे को भी खाता है। मतलब आपका जो भालू है, चूहा है, चींटी है, यह जो है वो आपका सर्वभक्षी माना जाता है। ठीक है, सर्वभक्षी वह जीव होता है जो पौधे और जंतु दोनों का उपभोग करते हैं। ठीक है, यानी दोनों को खाते हैं। और बृहद विकास के अनुसार जो आपका सांप हो गया वो सर्वभक्षी नहीं है। ठीक ना, सर्वभक्षी नहीं है, वह मांसाहारी के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इनका शिकार जो होता है वो कीट होता है, अंडा होता है, चूहा होता है, मछली, मेढक, छिपकली। तो ये सब जो होता है वो आपका सांप का भोजन होता है। तो वो जो सांप जो है वो सर्वभक्षी नहीं होकर मांसाहारी है। बाकी जो चींटी हो गया, चूहा हो गया, भालू हो गया, ये पौधा भी खाते हैं और आपका मतलब मांस भी खाते हैं। ठीक ना, मतलब आपका पौधा भी खाते हैं और जंतु को भी खाते हैं। तो ये आपका 17 क्वेश्चन हो गया जो सर्वभक्षी के बारे में था, तो उसका आंसर क्या हो गया? सांप हो गया। ठीक ना, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इनका नाम लुईस ग्लुक जी हैं। लुईस ग्लुक है, जो कि 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए। और ये इन्हें इनके सुंदर पोएट्री के लिए इन्हें आपके लुईस ग्लुक जी को मतलब 2020 के नोबेल शांति के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो ये पुरस्कार से मुझे नोबेल के पुरस्कार से एक बात याद आया, हमारे शिवम सर के द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से नोबेल प्राइज़ पे शानदार ट्रिक के माध्यम से, एकदम बिल्कुल अच्छे ट्रिक के माध्यम से वीडियो लाया गया। ठीक है, अगर जो आप लोग वो ट्रिक को देखोगे तो मुझे नहीं लगता है कि उस ट्रिक को देखने के बाद आपके नोबेल प्राइज़ से एक भी प्रश्न छूटेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्हें पता नहीं है कि नोबेल प्राइज़ का यहाँ पे एक लेक्चर लाया गया, तो उन लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि, और जो लोग जानते भी हैं और जिन्हें कोई काम हो गया, कोई व्यवधान रहने के कारण वो वीडियो नहीं देख पाए, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप लोग जाएँ और वो वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और आप लोगों के लिए ही बनाया गया। तो आप लोगों के लिए बनाया गया तो आप लोग को तो देखना ही चाहिए। तो जाइए और ज़रूर देखिए। ठीक ना, तो ये मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये था आपका 2020 के साहित्य नोबेल पुरस्कार, जो कि आपके लुईस ग्लुक जी को मिला था। चलिए ये लोग भी अब अपना काम स्टार्ट करें, तो थोड़ा देर मैं इन लोग को चुप करा के आता हूँ, फिर मैं आप लोग को आता हूँ। ठीक है, आप लोग से मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, कई भाषाओं में शाब्दिक गीतों के रिकॉर्डिंग के लिए मतलब किन्हें गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो इनका नाम पी सुशीला जी हैं, जो कि कई भाषाओं में शाब्दिक गीतों की रिकॉर्डिंग के लिए इन्हें गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया। ठीक ना, ये दक्षिण भारतीय भाषाओं में महान प्रसव गायिका थी। ठीक है, जो कि पी सुशीला इनका नाम था, और आधी शताब्दी से अधिक समय में अपने करियर में कई भाषाओं में शाब्दिक गीत रिकॉर्ड कराए, जिसके लिए मार्च 2016 में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ठीक ना, इन्होंने 1960 से लेकर प्रमाणित तौर पर 28 फरवरी 2016 तक 6 से अधिक भारतीय भाषाओं में 17,695 एकल युगल सामूहिक रूप से गीत गाए। 17,695। ठीक है, ये 17,000 मतलब लगभग इनके द्वारा गीत गाया गया, और इन्हें आपका गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया। इनका नाम पी सुशीला है, और ये 6 से अधिक भाषाओं का मतलब 6 से अधिक भारतीय भाषा में इनके द्वारा गाना गाया गया। ठीक ना, तो ये हमारा आज का 19वां क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, नीति आयोग से नीति का क्या अभिप्राय है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और आप लोग इस प्रश्न से बिल्कुल अवगत हो गए, क्योंकि जब ये नीति आयोग आया था, तो ये आपका योजना आयोग को मतलब रिप्लेस करके आया था। ठीक ना, तो जब वो आया था, आई थिंक ये आया था आपका 2015 में आया था। कब आया था? 2015 में आया था। तो उस समय ही आप लोग इसे जरूर पढ़े होंगे, क्योंकि आपके 2015 के 2016-17 में जो एग्जाम हुआ था, उस समय ये जो टॉपिक था काफ़ी हॉट था, और आप लोग को बिल्कुल पढ़ना होता था, क्योंकि नीति आयोग से क्वेश्चन आएंगे। तो जो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये आपका योजना आयोग को रिप्लेस करके आया था। ठीक ना, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आपको ये योजना आयोग को रिप्लेस करके आपका 2015 में, आपका 1 जनवरी 2015 में इसे अस्तित्व में लाया गया था। ठीक है, तो चलिए आप लोग को ये बताना है। चलिए मैं आपसे तो पूछ चुका हूँ, कल ही मैं जब लेक्चर लेके आया था C29, तभी मैं पूछा था कि आपका नीति आयोग का
चेयरमैन कौन है और सीईओ कौन है? तो सीईओ है अमिताभ कांत और चेयरमैन राजीव कुमार है। आप लोग याद रखिएगा, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और आपका नीति आयोग का चेयरमैन कौन है और चेयरपर्सन सीईओ कौन है? सीईओ है अमिताभ कांत और चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार। तो ये आप लोग नीति आयोग को 3 फैक्ट्स था, 4 फैक्ट्स होता है, सबसे पहले 5 फैक्ट्स होता है। 5 फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। ये 2015 में लाया गया। छठा, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में लाया गया। तीसरा हो गया आपको योजना आयोग को रिप्लेस कराया गया। चौथा हो गया आपका नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन होता है कि आपका जो सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत सीईओ है नीति आयोग का, और उसके बाद आपका जो चेयरपर्सन है वो राजीव कुमार। तो ये 6 फैक्ट्स है अपने नीति आयोग से। तो आप लोग 6 फैक्ट्स को बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय समस्या नहीं है? काफी अच्छा प्रश्न है और काफी इजी प्रश्न है। मतलब इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से ऐसा कौन है जो पर्यावरण को पोल्यूट करने में, पर्यावरण को खराब करने में मतलब दायित्व नहीं निभाता है? ठीक है, तो जो आपका वनारोपण हो गया, जैव विविधता की हानि बिल्कुल है, इससे पर्यावरण का समस्या होता है। अम्लीय वर्षा से भी होता है, खाद के अनुवांशिक रूपांतरण से भी होता है। लेकिन जो वनारोपण होता है, यानी वनारोपण मतलब क्या है? वन का रोपण करना। वैसे स्थान जहाँ पे आपका वन नहीं है वहाँ पे वन को रोपण करने से क्या होता है? हमारा इन्वायरमेंट तो आज अच्छा होगा। हम लोग को अगर जो हम लोग अपने घर के बगल में या अपने जहाँ भी वैसे जगहों पे जहाँ पे वृक्ष नहीं लगा है वहाँ वृक्ष लगाएंगे तो हम लोग को ताज़ी ताज़ी हवा मिल सकेगी और हम लोग को एक स्वच्छ हवा मिल सकेगी। तो ये आपका जो वनारोपण है वो पर्यावरणीय समस्या नहीं है। बाकी जो ऑप्शन 3 है, जैव विविधता की हानि, अम्लीय वर्षा, खाद का अनुवंशिकीय रूपांतरण, ये क्या है? आपका पर्यावरणीय समस्या है। तो आप लोग इस क्वेश्चन से रियलाइज किए होंगे ना कि जो वनारोपण है वो आपका पर्यावरणीय समस्या नहीं है। यानी आप लोगों को भी कम से कम महीने में तो 1 पेड़ लगाना ही चाहिए। और आई होप आप लोग लगाते होंगे। अगर लगाते हो तो आप अपने फ्यूचर के लिए, आप अपने बच्चों के लिए और आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत नेक काम कर रहे हैं। क्योंकि अच्छा और बुरा काम कोई होता नहीं है। अच्छा काम वही होता है जो लोगों का हेल्प करे। ठीक है, मतलब पुण्य पाप कुछ होता नहीं है। ठीक ना? तो जो लोगों का हेल्प कर रहे हैं, आप पर्यावरण को बचाने के लिए अपना अच्छा नेक काम कर रहे हैं, तो वही सब नेक काम होता है। ठीक ना? तो इसी का ब्लेसिंग्स आप लोग को गॉड के द्वारा मिलता है। और बाकी आप काशी चले जाओ, मथुरा चले जाओ, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। यही सब जो नेक काम करते हैं ना, लोगों का हेल्प करना, इसी से आपका ब्लेसिंग्स मिलता है और आप लोग का लाइफ अच्छा हो पाता है। तो चलिए, हम लोग को इथिक्स तो पढ़ना नहीं है, हम लोग को आपका एनटीपीसी को, आपका चैप्टर को, टॉपिक को क्लियर करना है। क्वेश्चन है, मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? तो मिशन जो रफ्तार है वो रेल यातायात से संबंधित है। ठीक है, और ये भारतीय रेलवे की एक विशेष परियोजना है जिसका उद्देश्य यात्री गाड़ी और मालगाड़ी की औसत गति वृद्धि करना है। इसका उद्देश्य मालगाड़ी की औसत गति को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने के साथ साथ सुपरफास्ट मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की औसत गति में 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक वृद्धि करना है। यह घोषणा, ये उस समय का क्वेश्चन था क्योंकि जब 2016 में आपका एग्जाम हुआ था उस समय क्वेश्चन था। तो उस समय 2016 से 17 के समय ये आपका बजट जब पेश हुआ था तभी ये मिशन रफ्तार परियोजना आया था जो कि आपका रेल यातायात से संबंधित है। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्लोरा और फौना से संबंधित है। जो फ्लोरा और फौना है वो किससे संबंधित है? तो काफी अच्छा प्रश्न है। जो फ्लोरा और फौना है वो पौधे और जंतु से संबंधित है। फ्लोरा और फौना किससे संबंधित है? पौधे और जंतु। फ्लोरा और फौना तात्पर्य है पौधे और जीव जंतु से, क्योंकि फ्लोरा शब्द का प्रयोग होता है पौधे के लिए, पौधे के जीवन के विषय में चर्चा करने हेतु किया जाता है, जबकि फौना शब्द का जीव जंतु के जीवन से संबंधित है। ठीक है, ये जीवन के मात्र 2 रूप जो एक स्थान से विद्यमान हो सकते हैं और इसमें जीवन के अन्य रूपों जैसे फफूंदी या एक कोशिकीय जीव, गैर पादप और गैर जंतु जीव जैसे बैक्टीरिया को शामिल नहीं किया जाता है। तो ये फ्लोरा फौना है जो कि पौधे और जंतु से संबंधित। अगला प्रश्न है, तीर अंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो तीर अंदाजी जो है वो भूटान का आपका राष्ट्रीय खेल है। ठीक ना? ये भूटान का राजतंत्र का राष्ट्रीय खेल है। भूटान ने संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने पर 1971 में इसे राष्ट्रीय खेल के रूप में घोषित किया था। ठीक है, भूटान में तीरंदाजी संस्कृति रूप में भिन्न है क्योंकि यह आधुनिक लोगों के मध्य प्रचलित एक मार्शल आर्ट है जो हत्या को घृणित समझा जाता है। तो ये आपका जो भूटान का तीरंदाजी जो है आपका राष्ट्रीय खेल है। तो आप लोग ये बताइए कि तीरंदाजी एक गेम था जिसमें आपके भारतीय जो प्लेयर थे वो काफ़ी फेमस हुए थे। उस प्लेयर का नाम आप लोग को कमेंट में बताना है। ठीक है, तो मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काफ़ी शानदार प्रश्न है और ये महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न है इसलिए और शानदार बनता है। ठीक है, क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो ये 2016 के आसपास में जब एग्जाम हुए थे उस समय
काफ़ी लाइमलाइट में रहे थे, क्योंकि उस समय आपका जो महात्मा गांधी जो लौटे थे ना आपका दक्षिण अफ्रीका से, उसमें ये 100वां वर्ष हुआ था। 2015 में ये 100वां वर्ष हुआ था, और उस समय आपका 2016 के एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका था कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो ये 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत लौटे थे, ठीक है। उस समय अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ 9 जनवरी 1915 में आपका भारत लौटे थे। इससे पिछले वर्ष वह आपका प्लूरिसिस एक डिजीज था जो कि फेफड़े की सूजन के उपचार हेतु लंदन गए थे, और उनके डॉक्टर ने इन्हें इंग्लैंड में सर्दी से बचने हेतु भारत लौटने की सलाह दी थे। तब वह 2015 में आपका गांधी भारत लौटने के 100 वर्ष पूरे होने के स्वर्ण जयंती मनाई गई, और इसीलिए ये क्वेश्चन काफ़ी लाइमलाइट में था। तो ये 1915 में आपका गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, चश्मे की सहायता से ठीक नहीं किया जा सकता है। अगर जो आप कोई चश्मा पहन रहे हैं तो उससे कौन सा जो आपका डिजीज है, आँख का ही डिजीज है, जो बिल्कुल ठीक नहीं होता है। तो इसका आंसर है आपका मोतियाबिंद। मोतियाबिंद अगर जो आपको हो गया है तो कितने भी चश्मा पहन लीजिए, लेकिन इसका आप लोग बिल्कुल इसका कोई उपचार नहीं है, ठीक है। आंखों को प्राकृतिक लेंस जो परितारिका यानी आइरिस को आंखों की पुतली के पीछे स्थित होता है, और उसमें धुंधलापन उत्पन्न होने के कारण मोतियाबिंद होता है। और मोतियाबिंद 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के दृष्टिहीनता के समान और विश्व में अंधेपन का प्रमुख कारण है। धुंधले लेंस को हटाने और उसके स्थान पर कृत्रिम लेंस लगाने हेतु शल्य चिकित्सक ही इसका एकमात्र प्रभावी उपचार है। पर आपका कोई भी चश्मा पहन लीजिए, आपका जो ये मोतियाबिंद है बिल्कुल पूरी तरीके से क्योर नहीं होगा। जब किसी व्यक्ति का उम्र 40 वर्ष से ऊपर हो जाता है तब उन्हें मोतियाबिंद होने का बहुत चांसेस रहते हैं। तो ये हमारा आज का 26वां प्रश्न था जो कि मोतियाबिंद से संबंधित था। और मोतियाबिंद कैसे होता है? ये जो आपका आइरिस होता है उसके पुतली के पीछे आपका धुंधलापन उत्पन्न होने के कारण ये मोतियाबिंद होता है, ठीक ना। तो अब मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। काफ़ी शानदार प्रश्न है, अकबर का निवास स्थान कहाँ था? ये अकबर के बारे में है तो आगरा जो था वो अकबर का ये मुख्य निवास स्थान था, ठीक ना। और अकबर के शासनकाल के दौरान शासन नियंत्रण का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। अकबर ने अपने 12 मूल सूबों में से एक आगरा का मूल स्थान बनाया जो दिल्ली, पुरानी अवध, इलाहाबाद, मालवा और अजमेर सूबों से घिरा हुआ था। यह शहर अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की राजधानी बना रहा। तो ये जो आगरा है वो अकबर का निवास स्थान था। तो ये था हमारा 27वां प्रश्न। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल ली कॉर्बूजियर की वस्तुलिपि कृति में स्थित है। जो ली कॉर्बूजियर का वस्तुलिपि है वो आपका चंडीगढ़ में स्थित है, वो आपका विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है, ली कॉर्बूजियर की वस्तुलिपि, ठीक ना। तो ये काफ़ी शानदार प्रश्न था। और ये चंडीगढ़ का मास्टर प्लान स्विस फ्रेंच वास्तुकार ली कॉर्बूजियर द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। और चंडीगढ़ शहर के अधिकांश सरकारी भवनों और मकानों की परिकल्पना ली कॉर्बूजियर, जिन ड्रीब और मार्क्सेज फाई की अध्यक्षता में चंडीगढ़ कैपिटल प्रोजेक्ट टीम के द्वारा तैयार किया गया था। ली कॉर्बूजियर ने शहर को कई क्षेत्रों में विभाजित करते हुए शहर को समांतर नक्शा भी डिजाइन किया था। तो जो चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ जो शहर है उसका जो भी ऑफिशियल प्लेसेस है वो ली कॉर्बूजियर के वस्तुलिपि के द्वारा ही डिजाइन किया गया है। और अगला प्रश्न है, भूटान राजतंत्र हिमालय में स्थित है। तो जो भूटान राजतंत्र है वो आपके पूर्वी हिमालय में स्थित है, ठीक ना। तो भूटान राजतंत्र ये आपके दक्षिण ढलानों में बसा हुआ एक छोटा स्थल बुद्ध राष्ट्र है, ठीक है। यह उत्तर में चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत और पश्चिम में दक्षिण तथा पूर्व में भारतीय राज्य सिक्किम, बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से सीमाओं से घिरा है। यहाँ पे मैं मैप नहीं दे पाया, तो अगर जो आप लोग हर दिन मेरे करंट अफेयर से वीडियो देख रहे होंगे तो वो वहाँ पे मैं हर दिन मैं डिस्कस करता हूँ मैप को। तो अगर जो आप लोग हर दिन का मेंबर हैं, हर दिन देखते हो तो आप लोग को पता ही होगा। जो आपका भूटान जो है वो आपका दक्षिण पूर्व में भारतीय राज्य सिक्किम, बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा से घिरा हुआ है। ये भूटान राजतंत्र जो है वो पूर्वी हिमालय में स्थित है। तो ये हमारा आज का मतलब सेकंड लास्ट प्रश्न था। अब मूव करते हैं आज का आखिरी और शानदार प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक है। तो यह एक पर्यवेक्षी संस्थान है। क्या है? यह एक पर्यवेक्षी संस्थान, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड। नाबार्ड भारत का एक शीर्ष विकास बैंक है जिसे भारत के ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करने हेतु नीति बनाने, योजना बनाने के प्रचालन करने से संबंधित मुद्दों को दायित्व सौंपा गया है, ठीक है। यह एक पर्यवेक्षी संस्थान है जो कि बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के
प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय बैंकों और सहकारी बैंकों के निरीक्षण करने दायित्व की पूर्ति करता है। यह स्वैच्छिक आधार पर राज्य सहकारी, कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और शीर्ष गैर शाखा सहकारी समितियों का भी निरीक्षण करता है। तो ये आपका नाबार्ड के बारे में है, जो कि आपका यह एक पर्यवेक्षी संस्थान है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप लोग वीडियो को एंजॉय किए होंगे। तो वीडियो को एंजॉय करने के लिए काफ़ी बहुत सारा धन्यवाद। और अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद।